हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा अमेंडमेंट्स। यहाँ पे अमेंडमेंट्स रिलेवेंट टू द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन व्हाट नवंबर 2020 अटेम्प्ट। बेटा यहाँ पे जो सीए फाइनल नवंबर 2020 अटेम्प्ट में अपीयर होने वाले हैं उनसे रिलेटेड अमेंडमेंट्स है डिस्कस करें। बेटा ये अमेंडमेंट बुकलेट से हमने सारे अमेंडमेंट्स डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम रिफंड से रिलेटेड अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट बुकलेट आपके पास नहीं है तो बेटा आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, मेरी वेबसाइट www.icleague.com में अवेलेबल है। इसके अलावा बेटा बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल है, जैसे कि जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, कस्टम्स का क्वेश्चन बैंक, जीएसटी एंड कस्टम्स की समरी बुक, लिस्ट ऑफ सेक्शंस। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि आपको एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, तो आप वो वहां पे से डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोडिंग में कोई इशू आ रहा है, वैसे तो आना नहीं चाहिए आपको अभी इशू, बट अगर आ रहा है तो ये जो नंबर है बेटा ये ऑफिस का नंबर है, आप यहाँ पे इनको व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अब इस अमेंडमेंट बुकलेट से। इस टॉपिक यहाँ जो हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, रिफंड्स अंडर जीएसटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कुछ अमेंडमेंट्स में, इसीलिए यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां तक कि मुझे लगता है एक या दो पॉइंट है जिसमें कि बिल्कुल चांसेस है यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आने के, हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स अमेंडेड। बेटा रूल 89(4) में हमने पढ़ा था, यहाँ पे रूल 89(4) में जो हमने पढ़ा था कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, उसका रिफंड कैसे मिलेगा। तो वहां रिफंड का फॉर्मूला प्रिस्क्राइब था, तो ये ऑलरेडी था, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे रिफंड का फॉर्मूला जो था वो था। इसमें जो एक टर्म था बेटा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, उसकी डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है। किसमें डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की जो डेफिनेशन थी उसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन बेटा ऊपर है, ये दो पार्ट, ये पहले भी थे, अभी भी सेम वैसे ही है, हम एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे बस। रूल 89(4) स्टिपुलेट्स दैट इन केस ऑफ व्हाट जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये रिफंड कब मिलता है? आपने क्या किया, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कौन सा? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला बॉन्ड या एलयूटी के अंडर आपने क्या किया, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स किया, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स किया under bond LUT in accordance with the provision of section 16(3) of the IGST Act. Refund of ITC shall be granted as per the following formula. तो रिफंड आपको कैसे मिलेगा? रिफंड आपको मिलेगा बेटा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी, मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। ऐसा मिलेगा आपको। क्या किया आपने? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। ये फॉर्मूला पहले भी था, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज कहां हुआ है? इसमें जो बेटा फर्स्ट है, जो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन है, उसमें थोड़ा सा चेंज आया कि भाई अब टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या लेंगे। ठीक है, सो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मींस value of zero rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or LUT। एक तो उन्होंने बोला कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या लेना है आपको, एक ले सकते हो आप, यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स व्हाट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विदाउट पेमेंट वाले की बात हो रही है भैया, विद पेमेंट की बात नहीं हो रही। जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स किया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो, या और the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or similarly placed what supplier declared by the supplier whichever is less। दोनों में से जो भी लेस है, क्या 1.5 times of the value of goods like goods domestically supplied। सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स, यहाँ पे लाइक गुड्स है जो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं डोमेस्टिकली सप्लाई कर रही हूँ, उसका 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ले लो, जो भी लेस होगा विचएवर इज लेस होगा। क्या दोनों में क्या दो चीज बोली, एक तो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो आपने करी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स उसको ले लिया, या फिर वैल्यू विच इज व्हाट 1.5 टाइम्स को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 1.5 टाइम मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपने लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाई किया। सिमिलर गुड्स यहाँ पे जो आपने लाइक गुड्स जो डोमेस्टिकली सप्लाई किया है, ठीक है, या तो सेम सप्लायर होगा या तो फिर सिमिलरली प्लेस सप्लायर रहेगा। जो इन दोनों में जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो भी लेस रहेगा, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे समझ जाएगा। तो 1.5 जो भी डोमेस्टिकली सप्लाई किया या जो एक्चुअल में जीरो रेटेड सप्लाई किया, वो विचएवर इज लेस जो भी रहेगा वो क्या लेना है आपको, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ले लेना है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ले लेना है। other than turnover of supply in respect of which in respect of which refund is claimed under sub rule 89(4)A और 4B, मतलब कि बेटा डीम्ड एक्सपोर्ट और मर्चेंट एक्सपोर्ट है उसको नहीं लेना है इधर, अदर देन दैट लेना है, अदर देन दैट लेना है, डीम्ड एक्सपोर्ट और मर्चेंट एक्सपोर्ट को नहीं लेना। ठीक है,
रिफंड का फॉर्मूला क्या है बेटा, 89.4 में खाली अमेंडमेंट आया, 89.5 जो हमने पढ़ा था वो अलग है, वो नहीं है, ये सिर्फ 89.4 जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है वहां पे जो अमेंडमेंट आया उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे फॉर्मूला क्या था, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी, ठीक है। अब इसमें इन लोगों ने क्या बोला, इन्होंने बोला जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स था वो आपने क्या लेना है, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और 1.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड व्हिचएवर इज लेस, क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, ठीक है। इस पे प्रॉब्लम देखेंगे बट एक अमेंडमेंट और है वो देखते हैं, फिर इसका एक कंबाइंड प्रॉब्लम देखेंगे। सो नेक्स्ट ये पेज नंबर 28 पे जो अमेंडमेंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 5, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफंडेबल अमाउंट, रिफंडेबल अमाउंट डिटरमाइन करना है इसके इन केस ऑफ रिफंड ऑफ unutilized ITC on account of export without payment of tax, export without payment of tax है यहाँ पे, supply made to SEZ unit, SEZ developer without payment of tax and or accumulation of ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो बेटा ये जो है ना, ये दोनों सिचुएशन कवर कर रहा है, 89.4 भी 89.5 भी। 89.4 में हमको क्या मिलता था बेटा, आपको याद हो तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में रिफंड जो हमने डिटरमाइन करना है वो 89.4 से करते थे। 89.5 से हम क्या डिटरमाइन करते थे बेटा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो भी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड था वो हम 89.5 पे देखते थे, आपको याद हो तो यहाँ पे जब भी वो आप 89.4 से कैलकुलेट करो या 89.5 से कैलकुलेट करो, उन केसेस में यहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट कैसे डिटरमाइन होगा वो यहाँ दिया हुआ है। तो इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के रिफंड की बात होती है। एक्सपोर्ट्स के केस में विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई मेड्स टू एसईजेड डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्यूमुलेटेड आईटीसी ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, द कॉमन पोर्टल कैलकुलेट्स रिफंडेबल अमाउंट एट द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। तो यहाँ पे तीन चीजें दी है बेटा, तीन चीजों का लीस्ट ऑफ द जो रहेगा वो आएगा रिफंडेबल अमाउंट, वो आएगा रिफंडेबल अमाउंट। एक तो जो हम फॉर्मूला देखते हैं उससे कैलकुलेट किया वो, द मैक्सिमम रिफंड अमाउंट एज पर फॉर्मूला ईदर इन 89.4 और 89.5। अभी जो हमने 2 मिनट पहले यहाँ बेटा फॉर्मूला देखा, ये किससे रिलेटेड है, 89.4 से रिलेटेड फॉर्मूला है, ठीक है। तो 89.4 के हिसाब से या 89.5 के हिसाब से जो भी फॉर्मूला है दोनों का, उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आया वो रहेगा 1 पॉइंट। सी फॉर्मूला इज अप्लाइड कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सबका मिला के कंसोलिडेटेड पे ही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे या तो फिर द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द एप्लीकेंट एट द एंड ऑफ, कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस है वो एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड for which refund is being filed after the return in the form GSTR 3B for the said period has been filed। या तो फिर जो भी आपने जिस पीरियड का यहाँ पे आप जिस पीरियड में आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है वो, या द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, या फिर जब वो रिफंड एप्लीकेशन एक्चुअल में फाइल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो बेटा जो रिफंड के फॉर्मूला के हिसाब से रिफंड आ रहा है वो, या जो आपके आईटीसी लेजर में बैलेंस है किस टाइम का, एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड इज बीइंग क्लेम, जिस टैक्स पीरियड से रिलेटेड रिफंड क्लेम कर रहे हो आफ्टर रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B हैज आल्सो बीन फाइल्ड, जब आपने यहाँ पे जीएसटीआर 3B भी फाइल कर दिया उसके बाद में, या तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका बैलेंस है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, जब आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। लीस्ट ऑफ दीज थ्री, ठीक है, लीस्ट ऑफ दीज थ्री क्या कर सकते हैं, आपको रिफंड मिलेगा। तो एक तो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, और आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूले से तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। बाकी ये जो बैलेंस रहेगा वो लोग देंगे आपको कि भाई इस दिन इतना बैलेंस था, इस दिन इतना बैलेंस था। लीस्ट ऑफ द थ्री क्या रहेगा आपका, जो रहेगा वही आपको रिफंड का अमाउंट मिलेगा, वही आपको रिफंड का अमाउंट मिलेगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग लीस्ट ऑफ द थ्री अमाउंट एज डिटेल अबव, द इक्विवेलेंट अमाउंट इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द एप्लीकेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो जब भी ये अमाउंट मिलेगा तो रिफंड क्या रहेगा आपका, डेबिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट होगा। In the following order, integrated tax to the extent balance available, जितना बैलेंस इंटीग्रेटेड टैक्स का पहले आईजीएसटी आप डेबिट कर दोगे, उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी इक्वली टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल, कितना, इक्वली, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी इक्वली होएगा, इक्वली टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अवेलेबल, एंड द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द बैलेंस अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेंट्रल टैक्स, द डिफरेंशियल अमाउंट इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, दैट इज बेटा स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स। अब ऐसा है कि आपके सेंट्रल टैक्स में बैलेंस कम है, स्टेट टैक्स में ज्यादा है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा कि भाई जितना सेंट्रल टैक्स में उतना कर लिया, फिर बाकी का जो है वो स्टेट टैक्स में कर लिया।
अदरवाइज इक्वली, अदर बैलेंस है तो इक्वली। अब बेटा एक प्रॉब्लम देखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का ही प्रॉब्लम है बेटा। क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 16.15 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो बेटा जो हमने फर्स्ट यहाँ पे पढ़ा था, अभी क्लियरली ले लो, ये जो है 89.4 89.5 दोनों सिचुएशंस कवर कर रहा है। आप देख सकते हो आईटीसी वाला भी कवर कर रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी कवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई की जो डेफिनेशन अमेंड हुई है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सिर्फ 89.4 है। तो अभी हम यहाँ 89.4 से रिलेटेड एक यहाँ पे प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया 16.15 पे बेटा ये प्रॉब्लम है। सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स क्यू। टैक्सेबल गुड्स कौन सा है उनका? क्यू। एग्जेम्प्ट गुड्स यहाँ पे उनके पास कौन सा? एस। प्रोडक्ट एस इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। ये जो आपका एग्जेम्प्ट गुड्स है ये क्या हो रहा है भाई? आपका इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। The company provides following information in relation to various supply made by during the period। तो ये information कुछ दी हुई है। Product S has been exported to UK for 12,000 pounds। यहाँ पे क्या हुआ? 12,000 pounds में यहाँ पे प्रोडक्ट S को एक्सपोर्ट किया। प्रोडक्ट Q has been supplied to BT Enterprises within India for 20 lakhs। The above amount are exclusive of tax wherever applicable। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट Q कितने का बेचा बेटा? 20 लाख का प्रोडक्ट Q बेचा, प्रोडक्ट S को 12,000 पाउंड्स का बेचा। द कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू टैक्स पीरियड इन विच इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। इनवर्ड सप्लाईज का इन्फॉर्मेशन दिया है। इनवर्ड सप्लाई में जीएसटी 5 लाख का इनपुट्स पे लगा, 2,40,000 का जीएसटी कैपिटल गुड्स पे लग के आया और 2 लाख का इनपुट सर्विसेज पे लग गया है। ऑल द अबव इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आपको क्या किया इन्होंने? आईटीसी का डिटेल्स यहाँ पे दे दिया बेटा, यहाँ पे टर्नओवर का डिटेल्स यहाँ पे दे दिया। Following additional information is provided. Value of product S exported to UK in Indian rupees is 12 lakhs। जो प्रोडक्ट S है जो मैंने एक्सपोर्ट किया यूके में, जो मेरा प्रोडक्ट S है जो कि मेरा एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है, जो मैंने एक्सपोर्ट किया उसका इंडियन रुपीज में वैल्यू 12 lakhs का आता है। However, the value of product domestically supplied by the company in similar quantity, बट अगर मैं यहाँ पे डोमेस्टिकली सप्लाई कर रही हूँ तो उसका वैल्यू 10 लाख रुपए आता है। मैंने इंडिया में जो सप्लाई किया तो 10 लाख का है, बट जब मैंने एक्सपोर्ट किया जो 12,000 पाउंड है उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करती हूँ तो 12 lakhs का वैल्यू है। BT Enterprises is a 100% EOU. It has claimed ITC on goods supplied to it by the Syntox Private Limited. Okay. यहाँ पे द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सिंटेक्स एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड क्लेम इज बीइंग फाइल्ड। जिस पीरियड का रिफंड क्लेम फाइल किया गया है उस पीरियड का जब 3B फाइल कर दिया उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या बैलेंस आ रहा है? 5,80,000 और बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सिंटेक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड क्लेम इज 3 लाख। कंप्यूट द अमाउंट रिफंडेबल टू सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टैक्स पीरियड। तो अभी उसका अमाउंट रिफंडेबल कैसे कैलकुलेट होगा? तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो 89.4 के हिसाब से जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको रिफंड क्लेम कैलकुलेट करना रहेगा, उसके बाद उसको 2-3 चीजों से जो हमने अभी देखा उसको कंपेयर करना है और फाइनली क्या रिफंडेबल अमाउंट है वो डिटरमाइन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अमेंडमेंट पे ही बिल्कुल बेस्ड है ये पूरा क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ये अभी आपकी लेटेस्ट नवंबर 20 आरटीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज व्हाट बेटा? जीरो रेटेड सप्लाई इन टर्म्स ऑफ 16(1)(a) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। हमको पता है ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है बेटा? यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है हमारा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है एज पर सेक्शन 16। Section 16(2) of the IGST Act stipulates that the subject to the provision of Section 17(5) ITC may be availed। क्या लिखा है सेक्शन 16 में? क्या लिखा है? आईटीसी आप अवेल कर सकते हो किसमें? जीरो रेटेड सप्लाई, इवन इफ सच सप्लाई इज एन एग्जाम सप्लाई। इवन इफ एग्जाम सप्लाई, बट जो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए जो आईटीसी हम यहाँ पे लेते हैं हमको उसका अवेलमेंट अलाउड है। एज पर सेक्शन 54(3) अ रजिस्टर्ड पर्सन में क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। हमने ये भी पढ़ा है बेटा कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड आईटीसी का भी आपको रिफंड मिल जाता है और आपको किसका भी मिल जाता है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो आप करते हो उसका भी आपको रिफंड मिल जाता है। आप कब क्लेम कर सकते हो रिफंड? यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स आपने किया है तो आप एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड कर सकते हो। यहाँ पे आप हर महीने रिटर्न फाइल कर रहे हो, हर महीने आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है,
ये तो बेसिक सी चीजें हो गई। इसमें हमने क्या बता दिया कि भाई जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हम आईटीसी ले सकते हैं और उसका जो रिफंड रहेगा अक्यूमुलेटेड जो भी आईटीसी है उसका रिफंड हम कब ले सकते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी टैक्स पीरियड हम ले सकते हैं। अब इन द गिवन केस सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड विल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑफ export of product exempt product S in terms of section 16 and it will thus be able to claim refund of unutilized ITC in terms of section 53। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है भाई, दो आपने प्रोडक्ट ऐसे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, दो वो एग्जेम्प्ट हो गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, परंतु आप उसके आईटीसी का रिफंड बिल्कुल ले सकते हैं, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड बिल्कुल ले सकते हैं और आप उसका क्या कर सकते हो, रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो। As per rule 89(4) of the CGST rules, refund of unutilized ITC in case of zero rated supply made without payment of tax under letter of undertaking is granted in accordance with the following formula। तो यहाँ पे जो रिफंड मिलेगा किसका बेटा, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, वो इस फॉर्मूले के हिसाब से होगा। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, क्या रहेगा रिफंड, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में रिफंड का फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी, मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी। ठीक है, तो अभी आईटीसी यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, आईटीसी जो रहता है इस 89(4) के लिए आईटीसी क्या होता है आपको पता है, आईटीसी इंक्लूड्स आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज बट नॉट आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, बट नॉट आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे आईटीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 7 लाख रुपीस का हमारा आईटीसी था, ये देखो 5 लाख इनपुट्स का, 2 लाख इनपुट सर्विसेज का, 7 लाख का हमारा आईटीसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन हमने देखी, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और ये 1.5 टाइम्स ऑफ जो भी डोमेस्टिकली सप्लाई किया। तो वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या दी हुई थी, 12 लाख रुपीस दी हुई थी, आपको ध्यान हो तो ये देखो यहाँ पे 12 लाख दी हुई थी और यहाँ डोमेस्टिकली सप्लाई, उसी गुड्स को अगर मैं डोमेस्टिकली सप्लाई करता तो कितना का होता है, 10 लाख रुपए का होता। ठीक है, तो 10 लाख इंटू 1.5 to 15 लाख, सो 12 लाख और 15 lakhs, whichever is lower it comes to 12 lakhs rupees। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स आपका क्या आ गया, जो डेफिनेशन हमने देखी, क्या डेफिनेशन थी, वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिकली सप्लाइड गुड्स। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ 10 lakhs और 12 lakhs, whichever is lower it comes to 12 lakhs rupees आपका क्या आ गया, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। एडजस्टेड टर्नओवर, बेटा एडजस्टेड टर्नओवर की डेफिनेशन आपको ध्यान है, मैं एक बार खोलती हूँ यहाँ पे मेन बुक का चैप्टर, एडजस्टेड टर्नओवर, ये चारों चीजें यहाँ डिफाइंड थी। ठीक है, चारों पांचों चीजें, नेट आईटीसी, एडजस्टेड टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो एडजस्टेड टर्नओवर मतलब बेटा, एडजस्टेड टर्नओवर मींस, टोटल टर्नओवर मींस टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अपन ने डेफिनेशन देखी थी टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, कंपोजिशन वाले चैप्टर में, तो टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी निकालना है आपको, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2112 एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई। तो उसमें से बाकी सारी एग्जेम्प्ट सप्लाई हटा देनी है, अदर देन व्हाट, जीरो रेटेड सप्लाई, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, तो जीरो रेटेड सप्लाई उसमें आएगा। ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, रेलेवेंट पीरियड मींस द पीरियड फॉर विच द क्लेम हैज बीन फाइल्ड। तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस हमने देख ली साथ में। और नेट आईटीसी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, नेट आईटीसी इंक्लूड्स आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, बट आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स नहीं आता 89(4) के फॉर्मूले में। ठीक है, अभी हम 89(4) का नेट आईटीसी हमने कैलकुलेट किया, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैलकुलेट किया, नेट आईटीसी हमारा 7 लाख आ गया, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ पे 12 लाख आ गया, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर वुड बी 32 lakhs, दैट इज 20 lakhs प्लस 12 lakhs। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आपका क्या आएगा बेटा, 20 lakhs क्या रहा हमारा यहाँ पे, आपको ध्यान हो तो यहाँ पे इन्होंने बताया था प्रोडक्ट क्यू का जो टर्नओवर है वो कितना है आपका, प्रोडक्ट क्यू का टर्नओवर 20 lakhs है और प्रोडक्ट एस का एक्चुअल में जीरो रेटेड सप्लाई यहाँ पे टर्नओवर कितना आपका, टर्नओवर ऑफ दिस 12 lakhs, सो इट कम्स टू 32 lakhs। 32 lakhs है, वो 10 lakhs जो दिया हुआ है वो तो कन्वर्ट करके दिया हुआ है, वो सिर्फ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में आपको फॉर्मूले में कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, बट एक्चुअल में जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का आपका टर्नओवर कितना आ रहा है, 12 lakhs। ठीक है, अब सो रिफंड अमाउंट हमारा कैलकुलेट कैसे होगा बेटा, मल्टीप्लाई नेट आईटीसी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टर्नओवर। तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज कुछ भी नहीं है, तो सीधे टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है, 12 lakhs डिवाइडेड बाय 32 lakhs। तो यहाँ कितना है, 2,60,500। ये क्या है, रिफंड का अमाउंट एज पर 89(4) फॉर्मूला है, रिफंड का अमाउंट एज पर 89(4) का फॉर्मूले के हिसाब से रिफंड का अमाउंट ये आ गया, रिफंड का अमाउंट ये आ गया। ठीक है, अब
सर्कुलर आया जो हमने अभी पढ़ा था, सर्कुलर नंबर दिस प्रोवाइड्स दैट रिफंडेबल अमाउंट टू द एप्लीकेंट इज द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एज पर फॉर्मूला इन 89(4) जो हमने देखा हमारे केस में 2,62,500। सेकंड, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, देखो दोनों टाइम का बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का दिया था 5,80,000 और 3 लाख। Second, balance in electronic credit ledger at the end of tax period for which refund claim is being filed after GST 3 before the tax period 5,80,000 और balance in electronic credit ledger at the time of filing refund application that is 3 lakh। तो least of 3 बेटा कितना आता है 2,62,500। The amount refundable to Syntax of unutilized ITC is 2,62,500। 2,62,500 क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ जो रिफंडेबल अमाउंट रहेगा अनयूटिलाइज ITC का, आप ये ले सकते हैं। सो द मैक्सिमम रिफंड यहाँ पे रिफंड कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट जो रहेगा 2,62,500 का रिफंड आया हमारा, ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। अब इसमें बेटा एक जो सप्लाई की गई थी किसको, बेटी इंटरप्राइजेस, देखो यहाँ पे हमने देखा था प्रोडक्ट क्यू हैज बीन सप्लाइड टू बेटी इंटरप्राइजेस विद इन इंडिया फॉर 20 lakhs, ठीक है, और बेटी इंटरप्राइजेस इज अ EOU, इट हैज क्लेम्ड ITC ऑन गुड्स सप्लाइड बाय इट टू इट बाय द सिंटॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे जो EOU को सप्लाई की जाती है बेटा वो क्या होती है, डीम्ड एक्सपोर्ट होती है। सप्लाई टू EOU इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 147 रेड विथ नोटिफिकेशंस। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड कैन बी, जो डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिफंड किसको मिलता है बेटा, एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय सप्लायर of deemed export only in cases where the recipient does not avail ITC on such supply। जहां पे recipient ने ITC अवेल नहीं किया, जहां पे recipient ने ITC अवेल नहीं किया उसी केसेस में किसको मिलेगा बेटा, सप्लायर को यहाँ पे रिफंड मिलता है। एंड furnishes an undertaking to the effect that supplier may claim the refund. Therefore, since in the given case Betty Enterprises is claiming ITC, Syntox Private Limited cannot claim the ITC। तो उनका ITC कितना रहेगा, सिर्फ ये जीरो रेटेड सप्लाई के केस का उसको ये रिफंड मिलेगा, सॉरी रिफंड कितना रहेगा 2,62,500। 2,62,500। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हमने डिस्कस किया रूल 89(4) को, सर्कुलर को, यहाँ पे सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बना हुआ है। सिमिलर टू सिमिलर ऐसे और भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपने क्वेश्चन बैंक में ये रिफंड के क्वेश्चन हो गए, मैं जैसे आपको बताऊं कुछ चैप्टर में अमेंडमेंट्स कंपोजिशन स्कीम हो गया, देन ये रिफंड्स हो गया, देन आपके ITC के हो गए, इसके आपने क्वेश्चंस करने हैं। रूल 43 में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस बनते हैं, कंपोजिशन स्कीम 10(2)A नया आया है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये और इनमें अमेंडमेंट्स है, ठीक है, तो ये आपने बहुत ध्यान से करना है। अब हम वापस से चलते हैं हमारी अमेंडमेंट बुकलेट पे। Next is refund to be granted both in cash and credit based on original mode of payment, ठीक है। So refund to be granted both in cash and credit based on original mode of payment, as the name suggests only बेटा कि आपने जो कैश में पे किया होगा वो कैश में रिफंड मिल जाएगा, जो आपने क्रेडिट में पे किया वो आपको क्रेडिट में रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे 92(1)A इंसर्ट हुआ है, देखेंगे। Where upon examination of refund the proper officer is satisfied that a refund under 54(5) of CGST Act is due and payable। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करी आपने रिफंड की, ऑफिसर को लगा हाँ भाई आपको रिफंड अवेलेबल है, ठीक है, आपको रिफंड यहाँ पे ड्यू है और पेएबल है, तो फिर उस केस में ऑफिसर क्या करेगा, द प्रॉपर ऑफिसर shall make a refund order in form GST RFD 06। किसमें बनाएगा बेटा रिफंड ऑर्डर आपका, RFD 06 में। Sanctioning the amount of refund to be paid in cash proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई सिंपल वर्ड्स में समझो, पहले जो कैश में पे किया था वो कैश में रिफंड मिलेगा, जो क्रेडिट से पे किया था उसको क्रेडिट में रिफंड मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, जब भी ऑफिसर को आपने एप्लीकेशन की, उसको लगा हाँ भाई रिफंड तो इसको पेएबल है, ड्यू है, पेएबल है, तो उस केस में उसको कैसे मिलेगा, प्रोपोर्शनेट, जितना अमाउंट आपने कैश पे किया था उसका प्रोपोर्शनेट आपको कैश में रिफंड मिलेगा, जितना आपने क्रेडिट में पे किया था उतना आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट में मिलेगा, ठीक है। सो द प्रॉपर ऑफिसर शैल मेक अ रिफंड ऑर्डर इन GST RFD 06 सैंक्शनिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड टू बी पेड इन कैश प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट डेबिटेड इन कैश। जितना अमाउंट कैश में डेबिट किया था उतना ही प्रोपोर्शनेट आपको रिफंड मिलेगा। Against the total amount paid for discharging the liability for the relevant period, mentioning therein the amount adjusted for any outstanding demand under the Act or under any existing law, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand। अगर कोई आपकी outstanding demand है तो वो adjust हो जाएगी under this Act or any other existing law, and the balance amount refundable, and for the remaining amount which has been debited from electronic credit ledger for making the payment of such tax, the proper officer shall issue what बेटा, GST PMT 03 issue करेंगे, recrediting the amount said amount as ITC in the electronic credit ledger। तो उसको क्या करेंगे, recredit कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मतलब जो अमाउंट आपने क्रेडिट से लिया था उसको क्रेडिट में यहाँ पे आपको दे देंगे वापस। द
Above provision shall not apply to refund of tax on zero rated supply or deemed export. The consequential amendments have been made in sub rule 4 and 5 as well. तो यहाँ पे ये जीरो रेटेड सप्लाई के केस में या डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में ऑब्वियसली अप्लाई नहीं होगा, और यहाँ पे ये अमेंडमेंट्स बेटा यहाँ पे कहाँ पे भी जो रिस्पेक्टिव रूल्स हैं उसमें भी किए। अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, देखो जैसे कि आपने जीएसटी का पेमेंट किया 30 लाख रुपीस का, 30 लाख का पेमेंट किया था हमने, कैश में हमने पेमेंट किया भाई 25 लाख का, क्रेडिट में हमने पेमेंट किया 5 लाख का। अब आपका रिफंड जो आ रहा है बेटा 4 लाख का आ रहा है, 4 लाख का रिफंड आ रहा है, ठीक है। तब वो 4 लाख का रिफंड आपको कैसे मिलेगा? हमने देखा कैश क्रेडिट जो भी आपने पे किया उसके प्रोपोर्शनल बेसिस पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने कैश का पे किया था 25 लाख, क्रेडिट के पे किया था 5, सो 25:5 का रेशियो, दैट इज 5:1 के रेशियो में मेरे को रिफंड मिलेगा। 5:1 के रेशियो में मुझे रिफंड मिलेगा। कैश का रिफंड मेरा हो जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/6, तो 3.33 मेरे को कैश में मिलेगा। क्रेडिट में जो हो जाएगा मेरा 4 × 1/6, 4 लाख × 1/6 के रेशियो में 0.67 का। तो यहाँ पे जो मैंने एक्चुअल में ओरिजिनल पेमेंट किया था, तो अब मेरा जो भी रिफंड का अमाउंट है, पूरा अमाउंट तो नहीं रहेगा डेफिनेटली, जो भी मेरा रिफंड का अमाउंट है उस पे क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे कैश क्रेडिट का जो भी प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में आपको रिफंड मिलेगा, उस प्रोपोर्शन में रिफंड मिलेगा। तो सिंपल है ये, ठीक है। तो रिफंड टू बी ग्रांटेड बोथ इन कैश एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट, बेस्ड ऑन ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट। आईजीएसटी हम जो पे करते हैं एक्सपोर्ट में, यहाँ पे उसके रिफंड से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे बेटा। ये तो पहले भी था, खाली ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इंसर्ट हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये ही खाली अमेंडमेंट है, जो पहले वाला पोर्शन है ये तो पहले भी था। देखेंगे एक बार, फिर इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। रूल 96 लेज डाउन एम्बार्गो ऑन द रिफंड क्लेम बाय अ पर्सन। किस चीज का रिफंड बताता है बेटा रूल 96? सीक इन रिफंड ऑफ व्हाट, आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैंने गुड्स और सर्विसेज जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करी उसके आईजीएसटी जो मैंने पे किया उसके रिफंड की बात हो रही है यहाँ पे। The restriction is that such person should not have availed। बेटा ये कब मिलेगा आपको रिफंड? रिस्ट्रिक्शन क्या है उसके लिए कि भाई उस इंसान ने क्या नहीं करना चाहिए? Such person should not have availed benefit of exemption of IGST and compensation cess for goods imported by EOU। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है, आपको मिलेगा रिफंड आईजीएसटी का, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जब आपने इंपोर्ट किया है तब आपने आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्या नहीं किया बेटा, यहाँ एग्जेम्पशन नहीं लिया है। So the restriction is that such person should not have availed benefit of exemption from IGST and compensation cess for goods imported by EOU under this notification or goods imported under advance authorization or EPCG। Similarly अपन ने कहाँ पे पढ़ा था बेटा, FTP में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या explanation insert किया? Explanation has been inserted to this clause which clarified that benefit of notification shall not be considered to have been availed where the person has paid IGST and compensation cess। उसने क्या किया, GST compensation cess और यहाँ पे IGST तो पे किया and has availed exemption of basic custom duty, but उसने क्या किया यहाँ पे basic custom duty का exemption लिया है। तो यहाँ पे उसको नहीं माना जाएगा कि भाई उसने यहाँ पे benefit of exemption लिया। बहुत सिंपल है, डायग्रामेटिकली समझेंगे। हमने एक्सपोर्ट किया, मिस्टर एक्स ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है। एक्सपोर्ट कैसे किया? ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, पेमेंट किया उसने, आईजीएसटी का पेमेंट किया और एक्सपोर्ट किया, ठीक है। आईजीएसटी का पेमेंट किया, एक्सपोर्ट किया। अब रिफंड की बात हो रही है, मिस्टर एक्स ने इंपोर्ट किया था जिसपे क्या लग के आता है इंपोर्ट पे, जैसे आपको पता है बीसीडी लग के आता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग के आता है, आईजीएसटी लग के आता है, कुछ केसेस में यहाँ पे कंपनसेशन सेस लग के आया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लग के आई, फिर उसने एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको रिफंड कब मिलेगा बेटा? रिफंड कब मिलेगा आपको? जब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आईजीएसटी कंपनसेशन सेस पे किया। अगर आपने इसका एग्जेम्पशन लिया है तो फिर आप उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकते यहाँ पेमेंट में, तो उसके रिफंड की बात ही नहीं आती है। यहाँ पे बात क्या आई, एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाई क्या कर रहा है कि भाई अगर आपने बीसीडी का एग्जेम्पशन लिया है, बीसीडी का एग्जेम्पशन मिलता है यहाँ पे 78/17 के अंडर यहाँ पे आपको बीसीडी का आपने एग्जेम्पशन लिया है। बट अगर आपने आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस पे किया है तभी उसका आपने आईटीसी लिया है, तभी आपने उसको यूटिलाइज किया है फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिफंड मिलेगा। तो आपको कोई रिफंड है तो दिक्कत नहीं, रिफंड हुआ। तो जस्ट इट्स अ क्लैरिटी कि भाई बीसीडी का अगर आपने यहाँ पे बीसीडी का क्या किया है, आपने एग्जेम्पशन लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आईजीएसटी कंपनसेशन सेस आपने पे किया है तो भी आपको क्या मिलेगा बेटा, रिफंड मिलेगा। एक बार वापस देखेंगे, एन एक्सप्लेनेशन हैज बीन इंसर्टेड, या इनफैक्ट पूरा पोर्शन देखते हैं हम एक बार।
9610B lays down an embargo on the refund claim by a person seeking refund of IGST paid on export of goods services. Restriction is that such person should not have availed what benefit of exemption from IGST and compensation cess. आपको IGST और GST compensation cess का benefit नहीं लेना है, exemption का benefit आपको नहीं लेना. Obviously आपने उसका exemption का benefit लिया तो फिर कोई बात ही नहीं आती. For goods imported by EOU और goods imported under advance authorization और EPCG. तो ये तो पहले भी था कि आपने exemption नहीं लेना है किसका, IGST और compensation cess का. Explanation ने क्या clarify किया कि ठीक है अगर आपने BCD का exemption लिया तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो GST से मतलब है. An explanation has been inserted to this clause which clarified that benefit of notification mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the person registered has paid IGST and GST compensation cess, उसने पे किया IGST और GST compensation cess on inputs and has availed exemption of only BCD under the said notification. और उसने exemption किसका लिया बेटा, सिर्फ BCD का लिया है, तो फिर माना जाएगा कि भाई उसको benefit जो है of notification जो नहीं कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने IGST और GST compensation cess पे किया है जिसका आपने क्रेडिट लिया है और जो कि आप यूटिलाइज कर रहे हो फॉर पेमेंट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सिंपल है. नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी. क्या रिफंड, भैया रिफंड की रिकवरी की बात हो रही है. रिफंड की रिकवरी की बात हो रही है कौन से, या तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी या आईजीएसटी जो आपने पे किया, किसमें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो रही है बेटा, सर्विस की बात नहीं हो रही. किसकी बात करें, गुड्स के केस में. गुड्स के केस में आपने एक्सपोर्ट किया या तो आईजीएसटी पे किया या आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड लिया आपने, तो उस रिफंड की रिकवरी की बात हो रही है. वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, और आपके एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो जो टाइम गिवन फ्रेम है उसमें आपके वापस नहीं है. बेटा सर्विस के केस में याद करो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ी थी. सर्विस के केस में तो ऑलरेडी वहां पे एक कंडीशन दी हुई है कि भाई आपका पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए. कुछ कुछ जगह पे जहां पे इंडियन करेंसी में परमिटेड है आरबीआई के द्वारा, वहां पे इंडियन करेंसी में. अदरवाइज आपकी एक कंडीशन ही है, एक्सपोर्ट ही तभी माना जाता है जब आपके पैसा क्या आ रहा है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है. गुड्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, गुड्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी. तो भाई आपने एक्सपोर्ट कर दिया और पैसा नहीं आया, तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, आपने रिफंड ले लिया, अब आपका पैसा ही नहीं आया, तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में वो जो रिफंड आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, गुड्स एक्सपोर्ट करके जो आपने रिफंड ऑलरेडी क्लेम कर लिया है बेटा, उसकी बात हो रही है, उसके रिफंड की गवर्नमेंट आपसे रिकवरी करेगी. ठीक है, आपको खुद ही रिफंड कर देना है वो वापस से उनको, आपको कोई नोटिस वोटिस का वेट नहीं करना है, आपको खुद ही वो गवर्नमेंट को अपने आप पे कर देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है. Where any refund of unutilized ITC on account of export of goods or integrated tax paid on export of goods has been paid to applicant, but the sale proceed in respect of the goods have not been realized. Goods की बात करें बेटा, क्या हुआ, हमने goods भेज दिया परंतु हमारी sale proceeds आई नहीं. In full or part in India within the period allowed under FEMA में, जो भी FEMA में time period allowed था वो including extension time चले गया, पैसा आया ही नहीं, sale proceeds आई ही नहीं इंडिया में. तो उस केस में जो भी refund, the person to whom refund has been made shall what, deposit the amount so refunded to the extent of non realization of sale proceed. जो भी आपका non realization portion है, आपका जितना भी portion non realization है, उतना proportionate आपको जो amount refund आपने लिया है वो आपको वापस deposit करना है. The amounts are refunded to the extent of non realization of sale proceeds have to be deposited with applicable interest within how many days बेटा, within 30 days of the expiry of the said period or as the case में भी extended period. कितने दिनों में, 30 days के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट करना है along with applicable interest. Or in case of failure to do so, the amounts are refunded shall be recovered in accordance with the provisions of 73-74 as the case may be as applicable for recovery of erroneous refund. आपको याद है ना वहाँ पे short paid, not paid 73-74 में था, वहाँ पे एक erroneous refund भी था, तो ये erroneous refund की कैटेगरी में आएगा. और 73-74 के हिसाब से जो हमने डिमांड के प्रोविजंस देखे थे बेटा, उसके हिसाब से रिकवरी होगी, उसके हिसाब से रिकवरी होगी along with interest. ठीक है, ये erroneous refund माना जाएगा. ये जो आपको रिफंड ऑलरेडी दे दिया गया इसे erroneous refund माना जाएगा. ठीक है. However, where sale proceeds or any part thereof in respect of export goods are not realized to the applicant within the period allowed under FEMA, but the RBI writes of the requirement of realization of the sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered. भाई यहाँ पे पैसा तो नहीं आया, सेल प्रोसीड्स का जो हमने एक्सपोर्ट किया गुड्स, पैसा तो नहीं आया, परंतु आरबीआई ने बोल दिया कि राइट ऑफ कर दी रिक्वायरमेंट, ठीक है पैसा नहीं आएगा तो भी चलेगा, तो फिर रिकवरी नहीं होगी, तो फिर रिकवरी नहीं होगी. बहुत ही सिंपल बेटा, बहुत ही प्रोसीजरल सा पॉइंट है ये.
वेयर सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज, जहां पे आपकी सेल प्रोसीड रियलाइज होती है बाय द एप्लीकेंट इन फुल और पार्ट आफ्टर द अमाउंट ऑफ रिफंड हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम हिम। अब क्या हुआ भाई, मैंने तो क्या हुआ, मेरे सेल प्रोसीड आई नहीं थी तो मेरा रिफंड मैंने पहले अप्लाई कर लिया था, परंतु फिर मैंने वो रिफंड वापस भी दे दिया गवर्नमेंट को, रिकवर कर लिया गवर्नमेंट ने मुझसे, इंटरेस्ट भी दे दिया मैंने उस पर। तो फिर अभी क्या, अब क्या हुआ, अब पर हैप्पी रियलाइजेशन, जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया था उसने मेरे को पैसे अभी दे दिया, पैसे दे दिया। तो उस केस में क्या होगा, एप्लीकेंट ने प्रोड्यूस कर दिया एविडेंस कि भाई ये पैसा मुझे मिल गया है, within 3 months of the date of realization of the sale proceed the amount so recovered shall be refunded by the proper officer। तो उस केस में बेटा जो भी अमाउंट रिकवर किया गया था वो रिकवर कर लिया, यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, जो भी अमाउंट यहाँ पे रिकवर किया था वो रिफंड कर दिया जाएगा ऑफिसर के द्वारा to the applicant to the extent of realization of sale proceeds provided sale proceeds have been realized within the extended period as permitted by the RBA। provided क्या बेटा, यहाँ पे सेल प्रोसीड्स जो है आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सेल प्रोसीड्स यहाँ पे आपने सेल प्रोसीड्स हैव बीन रियलाइज्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड एज परमिटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो सिंपल है, क्या हुआ आपका, आपने गवर्नमेंट को दे दिया था रिफंड वापस से, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं आया था, परंतु बाद में पैसा आ गया, तो उस केस में आपने जाके एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये देखो मेरे को पैसा आ गया है विद इन 3 months, तो जो आपसे अमाउंट रिकवर किया गया था वो अमाउंट जो है बेटा एप्लीकेंट को वापस से दे दिया जाएगा टू द एक्सटेंड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड प्रोवाइडेड दैट सेल प्रोसीड्स हैव बीन रियलाइज्ड विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज परमिटेड बाय आरबीआई। तो आपको समझा होगा बेटा, कुछ हुआ नहीं, ज्यादा कोई बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो रही है, आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, आपका गुड्स चले गया, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर लिया, ठीक है, एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, आपका गुड्स चले गया बाहर, तो आपने क्या किया, रिफंड अप्लाई कर दिया, रिफंड की एप्लीकेशन कर दी, रिफंड आपको मिल भी गया। अब क्या हुआ, पेमेंट आया ही नहीं, तो आपकी सेल प्रोसीड्स आई नहीं। गुड्स के केस में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, सर्विस की, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में तो एक कंडीशन थी कि पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में एक कंडीशन नहीं थी, तो अब पैसा आया ही नहीं। अब गवर्नमेंट तो चाहती थी पैसा आए, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अभी जो हमने आपको रिफंड दिया था, अब वो आप हमको दो वापस, रिकवर करेगी गवर्नमेंट, रिकवरी ऑफ रिफंड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लेगी गवर्नमेंट आपसे, आपने पैसा यूज किया ऑब्वियसली गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट भी लेगी, और विद इन 30 डेज, जब भी टाइम खत्म होता है उसके 30 डेज के अंदर आपने खुद ही अपने आप गवर्नमेंट को ये पैसा दे देना है अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। ठीक है, अब जब अगर पैसा आपको बाद में मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट आपको वापस रिफंड दे देगी, टू द एक्सटेंट प्रोपोर्शनेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे ये डिस्कशन था हमारा, बहुत ही छोटा सा, यहाँ पे एक अमेंडमेंट हम देखेंगे, न्यू रूल आया है, एक्चुअली न्यू रूल 96B इंसर्ट हुआ है, वो हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा 4th पॉइंट हुआ, 5th हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब 6th वाला पॉइंट, बंचिंग ऑफ रिफंड अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर परमिटेड। बेटा पहले ये परमिट नहीं था कि भाई आप, पहले ये परमिटेड था कि आपके जो, आप जैसे अलग अलग क्वार्टर का रिफंड साथ में क्लेम कर रहे हो तो आप उसको बंच कर सकते हो, बट फाइनेंशियल ईयर का आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, बंच नहीं कर सकते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जैन का रिफंड क्लेम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिसंबर, ठीक है, दिसंबर आपने यहाँ पे 18 या 19 का रिफंड क्लेम किया, मार्च 20 का रिफंड क्लेम किया, तो ये आप एक साथ कर सकते थे, बट जून 20 का आप इसके साथ क्लब नहीं कर सकते थे, अब वो भी पॉसिबल है। तो एक बार हम देखेंगे क्या क्लैरिफिकेशन है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट while the refund claim an applicant may at his option file a refund claim for a tax period or by clubbing successive tax period. Earlier, पहले क्या था, earlier there was a restriction on bunching refund claim across financial year, now the said restriction has been relaxed, अब उसको relax कर दिया गया। For instance, a registered person opting to file GSTR1 on quarterly basis can apply for a refund on quarterly basis or clubbing successive quarters, and these quarters may spread across financial year, thus he can file refund claim for quarters Jan to March, April to June, July to September while filing the refund claim, वो साथ में भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी वो क्या कर सकता है, यहाँ पे सक्सेसिव क्वार्टर्स जो है उसका भी वो क्लब कर सकता है, और वो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं मार्च 20 के साथ साथ यहाँ पे जून 20 का भी यहाँ पे क्या कर सकती हूँ बेटा, सितंबर 20 का भी रिफंड क्लेम फाइल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा अमेंडमेंट था है। नेक्स्ट, रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट ऑन गुड्स नॉट अवेलेबल। आपके जीएसटी रेट चेंज हो गया तो उस केस में रिफंड नहीं मिलेगा। किसका बेटा, एक तो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड दो केसेस में मिलता है, एक जीरो रेटेड सप्लाई में, एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? व्हेन द रेट ऑफ इनपुट इज हायर देन रेट ऑफ आउटपुट।
मेरा इनपुट का रेट क्या है भाई, मेरे इनपुट का रेट फॉर एग्जांपल 18% है, मेरे आउटपुट का रेट भाई 5% है, तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, उस केस में फिर आपको क्या गवर्नमेंट रिफंड देगी? तो हाँ, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका जो इनपुट है, आपका जो इनपुट है वो हमेशा क्या रहे बेटा, आपके इनपुट का जो अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका बैलेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आउटपुट का रेट तो हमेशा कम है। अवेलेबल आईटीसी आपके पास हमेशा अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ा रहेगा, बाकी तो वैल्यू पे डिपेंड करता है, बट बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपके पास यहाँ पे अनयूटिलाइज आईटीसी रहेगा। तो उस केस में आपको क्या रिफंड मिल सकता है? हाँ जी मिल सकता है, हाँ जी मिल सकता है। इस रिफंड को क्या बोलते हैं? अक्यूमुलेटेड आईटीसी जो हुआ आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उस कारण आपको रिफंड मिल रहा है। सो अभी यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ ये बात हो रही है कि भाई अगर जीएसटी का रेट चेंज हो जाता है तो क्या वो भी इधर कवर होके उसका रिफंड का बेनिफिट हम ले सकते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई नहीं, रेट ऑफ ड्यूटी चेंज हुआ उस कारण से नहीं दे सकते। अभी देखेंगे। The issue which arose for consideration is whether an applicant can seek refund of unutilized ITC on account of inverted duty structure under section 54(3) of the GST Act in case where inversion किस कारण हुआ is due to change in rate on the same goods. Example से समझेंगे। The applicant is trading in goods, has purchased say X goods attracting 18%. However, subsequently the rate of GST on X has been reduced to 12%. It is clarified that in such cases, input and output being the same, though attracting different tax rates at different point in time, do not get covered under 54(3). Thus, refund of accumulated ITC under said clause would not be applicable in case where the input and output supplies are the same. अभी क्या हुआ? मैंने जब इनपुट खरीदा था तभी 18% था, ठीक है। अभी जब मैंने आउटपुट सेल किया तब क्या हुआ? वो 12% हो गया। तो क्या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, रेट चेंज के कारण हुआ है, वो एक्चुअल में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में नहीं था, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी अंडर दिस क्लॉज वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस वेयर इनपुट एंड आउटपुट सप्लाईज आर सेम आउटपुट सप्लाई थे, रेट चेंज हो गया, इस कारण आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बेनिफिट लेना चाहते हो तो नहीं भाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हुआ पॉइंट। नेक्स्ट करेंगे 8th पॉइंट। Refund of ITC under 54(3) restricted to the extent of credit reflected in 2A. बेटा you remember हमने पढ़ा था ITC के चैप्टर में 36(4), वहां पे आया जो 10% का रिस्ट्रिक्शन कि भाई जो इनवॉइसेस अपलोड कर दी उसका तो पूरा आप क्या ले सकते हो? क्रेडिट ले सकते हो। जो इनवॉइसेस GSTR1 में अपलोड नहीं की सप्लायर में, उसमें 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट था, यू रिमेंबर, ठीक है। सो इन वेक ऑफ इंसर्शन ऑफ 36(4), भाई जिसने नहीं पढ़ा है आईटीसी के लेक्चर में जाके देखो, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट यही था आईटीसी में। इन वेक ऑफ इंसर्शन ऑफ 36(4) ऑफ CGST रूल्स, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट रिफंड ऑफ अक्यूमुलेटेड आईटीसी shall be restricted to the ITC as per those invoices the details of which are uploaded by the supplier in GSTR1 and are reflected in GSTR2A of the applicant। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई रिफंड किसका मिलेगा? जो अक्यूमुलेटेड आईटीसी की बात कर रहे हैं वो रिफंड उसका मिलेगा जो आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आपके क्लियरली क्या हो रहा है बेटा? 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू आईटीसी एज पर दोज इनवॉइसेस डिटेल्स जिसका अपलोड किया है आपके सप्लायर ने GSTR1 में और जिसका क्या हो रहा है 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो यहाँ पे आईटीसी है जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसका आपको वो मिला ही 10% है, वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा रिफंड। रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी कितने का मिलेगा? जो आपका एलिजिबल आईटीसी है जो GSTR1 में आपने सप्लायर ने अपलोड किया आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जो आईटीसी है आप सिर्फ उसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो, उसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। चलो मैं ही आपको बता देती हूँ आईटीसी का चैप्टर, एक सेकेंड खोल के। ये देखो हमने ये देखा था ना बेटा, आईटीसी जहां पे अपलोड किया है सप्लायर ने तो आपको उसका क्या मिलना है? फुल आईटीसी मिलना है। जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है वो 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी मिलेगा। तो अभी आप रिफंड क्लेम किसका क्लेम कर सकते हो? आपके पास अगर आईटीसी पड़ा हुआ है तो बेटा खाली इसका क्लेम कर सकते हो। आप जो अपलोड किया हुआ है उसका कर सकते हो, जो अपलोड नहीं किया हुआ है इसका हम रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। पहले ही वो प्रोविजनल है भाई, 10% का उन्होंने आपको ऑप्शन दिया एक तो, ठीक है। Next and last in this chapter beta, clarification in respect of certain challenges faced by registered person in implementation of provision of GST। तो कुछ 2-3 इश्यूज दिए हुए हैं और कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हुए हैं, देखते हैं वन बाय वन। An advance is received by supplier for service contract which is subsequently got cancelled। क्या हुआ भाई? मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूँ, मैंने क्या किया भाई? बिजनेस में ऐसा होता है, मैंने एडवांस लिया, बट क्या हुआ? बाद में कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, अब द सप्लायर हैज इशूड इनवॉइस बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड पेड जीएसटी देयरऑन। मैंने क्या किया? मुझे एडवांस आया था, मैंने तभी टैक्स इनवॉइस इशू कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आप इशू तो कर ही सकते हो इनवॉइस कभी भी। मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी और मैंने उस पर जीएसटी भी पे कर दिया।
Whether he can claim refund of tax paid or is he required to adjust his tax liability in return। अब सवाल ये आया कि भाई मैं रिफंड क्लेम करूं उसका, क्योंकि सर्विस तो दी नहीं, जीएसटी जबरदस्ती और पे कर दिया, तो क्या मैं रिफंड क्लेम करूं या मैं एडजस्ट करूं टैक्स लाइबिलिटी, ये सवाल उठता है। तो फिर गवर्नमेंट ने देखते हैं क्या क्लैरिफाई किया। बेटा बहुत छोटे छोटे से इश्यूज हैं ये, यहाँ पे क्या है जनरली बिजनेस में ऐसे कंफ्यूजन हो रहे थे लोगों को, इसलिए गवर्नमेंट ने सिंपल सा क्लैरिफिकेशन लाया। बहुत सिंपल है, कुछ नया नहीं है, जैसा था सिचुएशन वही था, गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा क्लैरिफाई किया सो दैट लोग यहाँ पे कुछ गलत ना समझे, इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम ना हो। इन केस जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर ऑन एडवांसेस रिसीव फॉर फ्यूचर इवेंट व्हिच गॉट कैंसल्ड subsequently and for which invoice is issued before supply of service, the supplier is required to issue what? बेटा उसने क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा in terms of section 34 of CGST Act। He shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued। The tax liability shall be adjusted in the return subject to the condition of section 34 of the CGST Act। There is no need to file a separate refund claim। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट नोट इश्यू करो। आपका कौन सा केस हुआ है कि भाई आपने एडवांस ले लिया, आपने उस पर जीएसटी डिस्चार्ज कर दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, आपने जिस चीज के लिए टैक्स इनवॉइस इश्यू करी वही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वो सप्लाई सर्विस होने ही वाली नहीं है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, क्रेडिट नोट आपको इशू करना है, आप क्रेडिट नोट इशू कर दो, आपको अलग से रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट नोट इशू कर लो और एडजस्ट कर लो। हाउएवर इन केस देयर इज नो आउटपुट लायबिलिटी अगेंस्ट व्हिच अ क्रेडिट नोट कैन बी एडजस्टेड, पर मेरी कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है यार इस महीने में, खाली क्रेडिट नोट इशू करने की बात आ रही है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ओके, कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है आपकी इस केस में, तो फिर क्या कर सकते हो? रजिस्टर्ड पर्सन में प्रोसीड टू फाइल अ क्लेम अंडर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। क्योंकि क्रेडिट नोट मैं इशू करूंगा तो मेरा कुछ आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, मैं एडजस्ट ही नहीं करूंगा। मैं अगर एडजस्ट ही नहीं करूंगा तो क्या मतलब निकलेगा यहाँ पे, मैं एडजस्ट कैसे करूं, कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, उस केस में फिर आप क्या कर लो? रिफंड क्लेम कर लो। कौन से हेडिंग में रिफंड क्लेम करोगे? एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में, एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में। ठीक है, ये एक बात हुई। सेकेंड, एडवांस आपको मिला, एन एडवांस इज रिसीव बाय सप्लायर ऑफ सर्विस फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विच गॉट सब्सिक्वेंटली कैंसल्ड। सिचुएशन वो है यहाँ पे, एडवांस आपको मिला but the supplier has issued a receipt voucher and paid GST on such advance received। but आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करी, आपने क्या इशू किया बेटा? आपने रिसीट वाउचर इशू किया। हमने देखा था एडवांस मिलता है तब रिसीट वाउचर इशू करना होता है, हमने उस पर जीएसटी भी डिस्चार्ज कर दिया। अभी whether he can claim refund of tax paid on advance or is required to adjust tax liability in his return। सवाल वही है कि भाई मैं क्या करूं इस केस में, या एडजस्ट करूं या रिफंड क्लेम करूं। तो गवर्नमेंट ने देखते हैं क्या जवाब दिया। इन केस जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर ऑन एडवांसेस रिसीव फॉर एन इवेंट व्हिच गॉट कैंसल सब्सिक्वेंटली एंड फॉर व्हिच नो इनवॉइस हैज बीन इशूड, then he is required to issue a refund voucher in terms of section 31 of CGST Act। The taxpayer can apply for refund of GST paid on such advances by applying GST RFD 01 under the category refund of excess payment of tax। बेटा यहाँ पे आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, इसलिए उसके अगेंस्ट का क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा। आपने क्या इशू किया? रिफंड रिसीट वाउचर इशू किया था, रिसीट वाउचर इशू किया था। तो आपने क्या इशू करना है अभी? आप रिफंड वाउचर इशू करो और आपको क्या करना है, आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होने की बात नहीं आती, आपने अलग से रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। कौन से कैटेगरी में? रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया, उसका आप रिफंड क्लेम करो। आई होप इट इज क्लियर। एंड द लास्ट, गुड्स सप्लाइड बाय सप्लायर अंडर द कवर ऑफ अ टैक्स इनवॉइस आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट। अभी मैंने गुड्स सप्लाई तो किए, रिसिपिएंट ने क्या किया? इसने रिटर्न कर दिया गुड्स। वेदर ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स और इज ही रिक्वायर्ड टू एडजस्ट लायबिलिटी। तो अब मैं क्या करूं यहाँ पे? इस केस में रिफंड पे जाऊं या मैं एडजस्ट करूं टैक्स लायबिलिटी? तो इन केस वेयर गुड्स आर सप्लाइड आर रिटर्न बाय रिसिपिएंट एंड वेयर टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू व्हाट? क्रेडिट नोट। बेटा सेक्शन 34 में भी हमने पढ़ा था, गुड्स रिटर्न का केस है, क्या करो आप? क्रेडिट नोट इशू कर दो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 34 ऑफ CGST Act। He shall declare details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued। The tax liability जो रहेगी आपकी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, आपको सेपरेट रिफंड क्लेम नहीं करना पड़ेगा। पर अगर आपकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है बेटा उस महीने में, तो उस केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अंडर द हेडिंग एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। सेम जैसा फर्स्ट पॉइंट में बात थी वही थी। तो क्रेडिट नोट में ये सिचुएशंस कवर्ड थी, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में थी। लोगों को डाउट था इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे वैसे भी इसे क्लैरिफाई किया। ठीक है, तो ये बेटा हमारा एक और क्लैरिफिकेशन होता है। एंड हियर yes done।
वी कंप्लीट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। बेटा इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसके जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस है वो सॉल्व कीजिए, एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस वो भी सॉल्व कीजिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए, स्पेशली ये कुछ जो था, जैसे कि फर्स्ट वाला पॉइंट हमने देखा था, फिफ्थ वाला पॉइंट हमने देखा था, इन सब पॉइंट्स पे आपको एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो हियर वी कंप्लीट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें अच्छे अमेंडमेंट्स थे, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स थे, यहाँ पे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। मैं जैसे कि आपको बता दूं बेटा, आईटीसी का चैप्टर हुआ, कंपोजिशन स्कीम हुआ, रिफंड्स हुआ, इनमें क्वेश्चन आना ही आना है पक्का। ठीक है, आपके पास बिल्कुल टाइम होगा अभी, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन बैंक में से इसके प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए। ठीक है, तो हियर वी कंप्लीट द अमेंडमेंट रिलेटिंग टू रिफंड्स चैप्टर एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।